आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 में 2 जुलाई को प्रथम शिफ्ट में जो हुआ था उसका जो मैथ पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे पहले। इसके बाद अन्य पोर्शनों को भी हम लोग देखेंगे। तो फिर जो यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, बहुत बढ़िया पेपर आया है। तो जो पिछले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें से लगभग क्वेश्चंस जो 30 क्वेश्चन थे उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 91 था आपका, यदि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 80, इस तरीके का एक क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कराए थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था वो निश्चित रूप से आया है। तो इसमें देखें कि पहला ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको कि जो हमको दिए गए यानी कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 80 दिया है। क्योंकि अगर सेम बेस होता है इस तरीके का, तो इनकी घातें को हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 5 हो जाता है। यानी कि सेम बेस हो और अगर गुणा की अगर उसमें ऑपरेशन है यानी कि क्रिया है तो घातों को हम जोड़ देते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको ऐसे की 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर x इक्वल टू ये 18 आ जाएगा। अब 2 की पावर x दोनों में यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा इक्वल टू 18 हो जाएगा। 2 की पावर x बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4। इसका मतलब ये होगा कि 1 प्लस 4 इक्वल टू 80 हो गया और 2 की पावर x इक्वल टू इंटू ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 80। तो 2 की पावर x इक्वल टू 80 बटे 5, 5 से कट जाएगा तो एक 16 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ बेस 2 है तो ये 16 लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि 16 को अगर हम 2 की बेस में लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि अगर पावर में लिखेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 4 में हम लिखेंगे तो ये होगा 2 की पावर। अब यहाँ पर क्या बेस इक्वल है तो इसकी पावर भी इक्वल होगी। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट से भी आधे समय में आप लगा सकते थे इस सवाल को। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये इसमें सही है। तो इसमें हम पूरा डिटेल में हम सवाल को सॉल्व करेंगे और आंसर को टिक करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो सवाल आपने लगाए हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है यूपी टेट में। अगर सही है तो आप इससे आंसर मैच कर सकते हैं। अब चलेंगे सीखेंगे जो क्वेश्चन नंबर था, देखेंगे 92 यानी कि 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। टैंक की अंदरूनी सतह यानी कि तल सतह को ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है। कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है 3000, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन 2750, डी ऑप्शन है 2500 रुपया यानी कि 2500 रुपया। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई घनाकार, मान लीजिए एक टैंक है इस तरीके का एक टैंक है और इसको रंगा जाना है, सभी भुजाएं बराबर इस तरह की। अब वो ये कह रहा है कि ऊपर से खुला हुआ है यानी कि अगर ये वाली सतह खुली हुई है, क्योंकि हमको पता है कि जो घनाकार टैंक का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6, 1 2 और ये 3 और ये 4 इस तरफ वाला और ये 5 और इधर वाला। ये जब आप जैसे मान लीजिए 1 और ये 2 3 4 5, ये वाला 5 और ये वाला जब देखेंगे ये पूरा ये जब देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा पूरा। ये वाला ये आपका इतना जो है 4, ये 3 और ये पूरा 6 फलक होते हैं।
लेकिन अगर वो ऊपर से खुला हुआ है, तो घनाकार में क्या होता है कि सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, समान होती है, फलकों का क्षेत्रफल भी समान होगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल अगर इसकी भुजा मान लीजिए ए है, तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, ए ही ए होंगी। इसका मतलब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब हो जाएगा इस फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इसका हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर, यानी कि सबका 6 ए स्क्वायर होगा, यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर का खुला हुआ है, तो ऊपर वाले में तो रंगाई होगी नहीं। इसका मतलब है कि जो घनाकार ऊपर की ओर खुला है, ऊपर खुला टैंक का क्षेत्रफल जो होगा वो 5 इंटू ए स्क्वायर होगा, यानी कि 5 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। तो 5, एक भुजा कितनी दी है हमारी, 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब 5 इंटू 10 का स्क्वायर, इतने वर्ग मीटर हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब लेकिन वो क्षेत्रफल हो गया तो उसको रंगने का 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जा रहा है। तो 5 रुपया, हमारे पास क्षेत्रफल इतना है और 5 रुपए की मीटर से रंगा जा रहा है, तो खर्च कितना होगा, खर्च आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात 2 गुणित 5, पचम ये 25 हो जाएगा, और 10 की घात 2 का मतलब 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए की उसमें लागत आएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्योंकि यहाँ पर डिटेल में समझा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, समझाने में समय लगता है। एक कंपटीशन में आपको केवल मेथड आपको पता होगा तो आपका आधा मिनट में भी खत्म हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि स्पीड से लगाया जाएगा ना उसमें। तो इसको आप लोग मैच करते जाइए और समझते जाइए। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या, किस मान के लिए के समीकरण इतने के समान मूल होंगे, यानी कि इसका मतलब है कि जो के का वैल्यू होगी वो के की किस मान के लिए समीकरण इतने के मूल समान होंगे। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब है कि जैसे अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार का कोई समीकरण जहां x एक चर है और ए बी सी आपकी वास्तविक संख्या है, तो जो मूल होते हैं इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। अगर ये दोनों समान हैं, अगर ये कह रहा है कि दोनों समान हैं, तो कंडीशंस क्या होती है, पहली अगर समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक, ये समान कंडीशन वाली का है, समान मूल। ठीक है, और अगर समान मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं, यहाँ पर वास्तविक ठीक, दूसरी कंडीशन से होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी कि जब मूल कैसे होते हैं, मूल असमान होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और वास्तविक होते हैं। तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, कब होती है, जब मूल कैसे होते हैं, मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। ठीक है, रियल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते हैं। ये दो कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन में आए हैं एग्जाम में। तो जब समरी हमने ये देखा कि b माइनस 4ac लेस देन 0 मूल के काल्पनिक होंगे ये, तो इसमें कंडीशन क्या लगेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब होता है माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये ऐसे करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा कंडीशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6k, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो 6 के में से 4 के चले जाएंगे प्लस के 2 के
और 9 में से 8 चला जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा k प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब है k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -1, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई -1 के लिए इसके मूल समान होंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है। रेखीय कोण होता है कि ऋण कोण होता है कि अधिक कोण होता है कि समकोण होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें ये बताया जा रहा है ये वृत्त है, इसका मान लीजिए केंद्र है और ये व्यास क्या होता है आधा ये। ठीक, अब यहाँ चाहे व्यास यहाँ कोण बनाए चाहे यहाँ कोण बनाए चाहे जहाँ इस ये जितने भी बिंदु हैं कहीं पर भी अगर ये व्यास इधर ऊपर बनाता है तो यहाँ पर अगर ऐसा कोण बनाए इस तरीके का, क्योंकि हमको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, ये समकोण होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। कितने अंश होता है समकोण, या 90 अंश होता है। तो इसमें भाषा में दिया है तो पहला हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण आपका समकोण यहाँ पर कोण 90 अंश का बनेगा। तो चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, ये समकोण ही बनेंगे, समकोण ही बनेंगे, चाहे ऐसे बने। तो ये जितने भी होंगे ये सब 90 अंश के कोण बनेंगे। अब इसी में देखो ये अगर ये जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है तो एक जीवा के द्वारा जो भी कोण बनते हैं ये वाले देखो दिख रहा है ना, तो ये भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और आएगा भी, तो उसमें हम देखेंगे। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 95। ऐसा k का ज्ञात करें कि x स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो। क्योंकि अभी हमने बताया था क्वेश्चन पहले जिसमें समान मूल्य थे, तो भिन्न वास्तविक मूल्य, तो कंडीशन क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसमें क्या है कि जब हम देखते हैं कि अब भिन्न मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। वास्तविक है तो ग्रेटर देन 0 और भिन्न है इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मूल समान होते तो इक्वल टू 0 और अगर काल्पनिक होते तो लेस देन 0। अब b की वैल्यू क्या होती है, x का जो कॉफिशिएंट होता है साइन सहित वो, तो -2k प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा -4a, ये 4 है। a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक 1, c की वैल्यू क्या है ये k स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, 4 कॉमन है, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हमारा k प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बचा और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब कंडीशंस क्या है, अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2k हो गया, ये हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर, ये -1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस का k स्क्वायर ये कट गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 2k बचा, क्या बचा 2k इज ग्रेटर देन 0। अब 2k अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि k की 0 से सभी मानों के लिए इसके मूल्य क्या होंगे, विभिन्न और अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। तो k इज ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा आया है वो कौन सा आया है, बी ऑप्शन सही है। तो एक एक क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन करके आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपको लगाना था कि जो कि आपके सटीक आंसर मिले। तो ये जो आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि आप लोग क्वेश्चनों को कैसे लगाना था वो भी आप देखते चले। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 96। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 96 में क्या है कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है और दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाले विकर्ण 37 मीटर है। तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी कि कोई आयताकार होगा इस तरीके का, जैसे मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी चौड़ाई बताना है, लंबाई इसको पता है कि लंबाई कितनी है। लंबाई जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये है 35 मीटर है, मान लीजिए A B C D। अब वो कह रहा है कि अब
अपोजिट जो कोने इनको मिलाने वाले, ये इसको विकर्ण बोलेंगे। इसमें विकर्ण में ये 37 मीटर है, ठीक है। अब क्योंकि आयताकार कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर 90 अंश के कोण बने होते हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब ये हमको दिख रहा है, अगर ऐसे माने इधर से ले लेते हैं BCD, तो ये विकर्ण है और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। इसका मतलब है कि हमको ये वाली लंबाई आ जाएगी, तो यही हमारी चौड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि विकर्ण यानी कि अगर हम त्रिभुज BCD लेते हैं तो BD का जो वर्ग होगा पाइथागोरस पर भी लगाएंगे, वो BC का वर्ग धन DC का वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब हमको BC का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब है कि BD का वर्ग से DC का वर्ग घटा देंगे, यानी कि BD कितना है 37 का वर्ग में से 35 का वर्ग घटा देंगे। अब क्योंकि अगर 37 का वर्ग करोगे तो 37 गुणे 37 करोगे, फिर 35 का वर्ग करोगे 35 गुणे 35 करोगे, इसके बाद घटाओगे तो टाइम लगेगा। तो इसमें हमें आइडेंटिटी लगा देना। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? A वर्ग ऋण B वर्ग का मतलब है एक बार जोड़ दो इनको और एक बार घटा दीजिए, ऐसा कर लिया करो। तो 37 में 35 जोड़ दो एक बार और 37 में 35 घटा दीजिए, तो 7 5 12 की 2, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 37 में से 35 गया 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए BC, तो BC कितना आ जाएगा 12 मीटर। अगर हमारा BC 12 मीटर आ गया, यही हमारी चौड़ाई होगी। देखो ऑप्शन पहला क्या दिया 14 मीटर, B ऑप्शन 12 मीटर, C ऑप्शन 10 मीटर, D ऑप्शन 8 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ये B ऑप्शन सही हो गया। एकदम आपको सटीक आंसर आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको कंफ्यूजिंग ना हो, है ना। वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें एक एक क्वेश्चन को आपका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटे, क्योंकि जितने भी हमने वीडियो बनाए थे यूपी टेट पर, उस टेट के जितने भी वीडियो जिन्होंने देखे उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व करके आए हैं। उनके 30 में 28 से 29 नंबर जरूर आएंगे। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97। क्वेश्चन नंबर 97 में यदि देखें तो x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 1/x की पावर 5 ज्ञात करें। ये एल्जेब्रिक क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी पे आधारित है। तो जब भी आपको ध्यान देना है कि जैसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालना है, तो x की घात 2 प्लस 1/x स्क्वायर और x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 माइनस x प्लस 1/x, ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो इसमें क्या कंडीशंस है? अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर में से 2ab घट जाएगा। अब इसमें तो ये आ जाएगा कंडीशन। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम x a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x रखते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इस x से एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये बराबर हो जाएगा 7 7 49 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 47, यानी कि इसकी तो वैल्यू 47 आ गई। अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो इसमें कंडीशंस क्या होती है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब में कंडीशंस क्या होगी, यहां देख लेते हैं कि एक्स क्यूब एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी, ठीक है, ये कट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस ये 3 एक्स प्लस 1/x
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बचेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन स्पीड से लगाने वाला था, अगर आपको आइडेंटिटी पर थी, ये टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें अगर हम 7 रख देते हैं तो 7 का क्यू निकालेंगे, 7 का ये क्यू हो जाएगा -3 इंटू 7 हो जाएगा बराबर x³ प्लस 1/x³। ठीक है, ये 7 49 गुणित 7 हो जाएगा -3 गुणित ये 7 बराबर x³ प्लस 1/x³। अगर इसमें से 7 बाहर लेते तो 49 में से 3 घट जाएगा, तो ये x³ प्लस 1/x³ बचा। ये 7 इंटू 49 में से 3 गया तो बचेगा 46, तो ये x³ प्लस 1/x³ बचा। तो 7 छंग 42 हो गया और 7 चौक 28, 4 8 4 12 32 हो जाएगा, 8 4 12 32, यानी कि 300, 7 छंग 42 की 2, 7 चौक 28 और 4 32, तो ये 322 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये इसकी वैल्यू आई है x³ प्लस, अब इसमें वैल्यू यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो देखो ये वैल्यू आई कितनी 47 गुणित ये वैल्यू आई 322 में से x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 7, ये घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर कंडीशन देखो, 7 7 दूनी 14 होगा, और 14 में से अगर आप घटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटाना है, तो यूनिट प्लेस हम निकाल लेते हैं। अगर यूनिट प्लेस हमारे 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला तो हो नहीं सकता, यानी कि 3 में से 1 हो। इसमें देखेंगे कि 47 322 माइनस 7, इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 घटा देंगे हम। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 322 में 47 का, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, हासिल 1 और 7 दूनी 7 की 21 और 1 ये 22। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 4 8 5 13, 8 2 10 11, 2 दूनी 4 1 5 और 1, यानी कि 15,134 इसका 15,134 इसका माइनस 7 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, जब 15 अब 34 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 के माने 14 100, ये 15 134 में ऐसे घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना बचा 4, ये हो गया 2, ये 1 7, 14 में 7 गया 7 बचा, 127 15 127 आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 127 इसका आंसर होगा, 15 127। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ट्रिकी सवाल थे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो बीच बीच में एक ब्रेकिंग क्वेश्चन जरूर डालते हैं एग्जाम वाले, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर फंसा देते हैं। तो आपको ये पहले से ही आपको प्रैक्टिस रहेगी तो तुरंत आप निकाल लेंगे। ऐसे सब x की पावर 5 है, x की घात 7 है, या ऑड नंबर में निकालते हैं, इवन तो जल्दी आ जाता है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 98 में क्या है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए, इसके बाद फिर 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि कितने परसेंट का परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई x वैल्यू है और इसमें अगर हम 60% की वृद्धि करते हैं तो 60% x में जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस x बटे 60 बटे 100, इसका मतलब होगा 100 इधर आएगा तो 160, यानी कि 160 x बटे 100, यानी कि ये उसकी वृद्धि हुई। इसके बाद फिर वो कह रहा है कि 10% घटाया जाए, कितना परसेंट 10%, किसका, इसी का 10%, इसका नहीं, इसका 10%। अब इसका 10% निकालेंगे तो 160 x बटे 100 गुणित 10 बटे 100, तो इसमें क्या है 1 0 2 0 ये कट गया, तो 16 x बटे, ये इतना जो है क्या हुआ, इसमें से घटाया जाए। अगर हमने इसमें से घटा दिया x माइनस 16 x सबके नीचे 100, अब इस 0 में से 10 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 0 माने 10 और 5 यहाँ हो गया 5, एक में से एक 54,
तो इसका मतलब होगा 54 x बटे 100। अब ये जो 54 x है यानी कि 54 बटे 154 x है बटे 100 लिखा है। अब ये पहले का कितने परसेंट इसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो इसमें हम पहले से इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि 154 में x में से बटे 100 में से x घटेगा तो x 100 इधर आ जाएगा, तो 154 x 154 बचेगा इसमें, क्योंकि ये 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचा, 144 बचा। ठीक है, 144 ध्यान देते जाना, 144 में से ये 100x घटेगा तो कितना बचे 44, कितना बचा 44 बटे 100 यानी कि इंटू एक्स। 44 बटे 100 का मतलब है 44%। 44% एक्स का जो 44% में इसमें क्या हुई, ये वृद्धि हुई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चंस बहुत ही परसेंटेज पर आधारित थे और आप आराम से लगा सकते थे अपने विवेक के अनुसार। अब चलते हैं कुछ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में देखेंगे हम कि 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, 1 हटाने पर औसत 24 हो जाता है। तो हटाया गया मान ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए 10 प्रेक्षण है यानी कि x1 से लेकर के ऐसे आपके 10 आपके प्रेक्षण हैं, ऑब्जर्वेशन है। अब इनका जो औसत होगा, औसत का मतलब होता है कि जितने प्रेक्षण उनका योग जितने नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि औसत का मतलब ये है, औसत जो है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की जो संख्या होगी वो उससे आप डिवाइड। औसत कितना है, 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, तो यहाँ 25 लिख देंगे और प्रेक्षणों का योग हमको निकाल लेंगे। प्रेक्षणों का योग बटे कितनी संख्या, 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। प्रेक्षणों का क्या आ जाएगा, योग। तो ये 25 गुणे 10 यानी कि 250, यानी कि 10 प्रेक्षणों का जो योग है वो 250। अगर 10 प्रेक्षणों में से एक प्रेक्षण को घटा दिया जाता है यानी कि तो 9 प्रेक्षण बचे। अगर एक प्रेक्षण घटा देंगे हटाने पर प्रेक्षण कितने हो जाएंगे हमारे 9। अब 9 प्रेक्षणों का औसत 24 दिया गया, तो 9 प्रेक्षणों का औसत 24 है तो उनका योग कितना होगा, तो 9 प्रेक्षणों का योग का निकालना है, तो जो औसत में 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 चौको 36 और 9 दूनी 18, 3 21, 216 होगा। यानी कि 10 प्रेक्षणों का योग है 250, 9 प्रेक्षणों का योग है 216, तो जो हटाया था वो उस कौन सा प्रेक्षण था, तो 250 में से 216 घटा दीजिए, यानी कि 10 में से 9 घटेगा तो एक जो बचा था उसका वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 4, ये 4 में से 1 गया, ये 3, 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन दिया गया इसमें 34, पहला ऑप्शन 35 है, बी ऑप्शन 36 है, सी ऑप्शन 34, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 100। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, ज्यादा टिप कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन स्वाभाविक है, ब्रेकिंग क्वेश्चन होते हैं, वो हर कंपटीशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 100। एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं जो A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, यानी कि कोई P बिंदु है, ये ऐसे मान लीजिए एक वृत्त है, बाहर कोई P बिंदु है, यहाँ पर एक ये स्पर्श रेखाएं ऐसी आपकी फिगर में दी गई है, यहाँ A है, ये B है। अगर वो क्या रहा है PB हमको ज्ञात करना है, अगर यहाँ तो इस प्रकार से हम देखेंगे, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, अगर बिंदु यहाँ B मान लेते हैं और ये अगर A मान लेते हैं, अगर PB हमको फाइंड करना है तो ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है P।
क्योंकि यहाँ पर केंद्र है और ये त्रिज्याएं बराबर होती है वृत्त की। अब ये त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये होगा कि ये कॉमन है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये कोण बराबर है, तो दो साइड है, एक कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों सर्वांग त्रिभुज हुए। सर्वांग त्रिभुज हुए तो इसका मतलब है कि जो साइड ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। कहीं से भी बाह्य बिंदु से खींचेंगे। और दूसरी बात, बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, पीबी और पीए, इससे ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर 12-12 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? पहला ऑप्शन 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 101 की। क्वेश्चन नंबर जो 101 है उसमें क्या है, मूल्यांकन करना है √5 प्लस √24 बटे 5 माइनस √24, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो, इसमें 5 प्लस ये 24 दिया गया है, कि 5 माइनस √24 दिया गया है, ऐसा दिया गया है। अगर इस सवाल को लिखना चाहें सही रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम इस सरलीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, 5 प्लस √24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये और ये दोनों मिला करके ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, तो 5 प्लस √24 का ये होल स्क्वायर हो गया, बटे एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है ये ऐसे। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी कौन सी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अगर लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर √24 का स्क्वायर यानी 25 ऋण 24 और ये वर्ग। 25 में से 24 घटेगा तो बचेगा 1, तो ये होल स्क्वायर बटे 1। इसका मतलब ये हो गया 5 प्लस √24 हो गया। 5 प्लस √24 का मतलब है 5 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 2 दूनी 4 छंग 24 लिख सकते हैं। 2 का पेयर बन गया तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, 5 प्लस 2√6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें कहीं लिखा है 5 प्लस 2√6, ये लिखा, पहला ऑप्शन दिया 5 प्लस 2√6, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है तथा उनका महत्तम समावर्तक HCF 18 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक। ये एकदम बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि ये कक्षा 5 का सवाल है, तो क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने वीडियो में ऑलरेडी करा रखे हैं तो फिर भी हम करा दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी आपको ये पता हो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो मासा यानी कि महत्तम समावर्तक और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि महत्तम समावर्तक तो दिया है, गुणनफल दिया, तो गुणनफल को आप यहां लिख देंगे। ठीक है, अब 1440 बराबर मासा कितना दिया, 18 दिया, लासा हमको निकालना है। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है। अब 18 को यहाँ कर दीजिए तो लासा निकल करके इसके प्राण निकल जाएंगे तुरंत। ये मान के चलिए 1440 बट्टे 18 हो जाएगा। अब 18 से अगर आप काटना चाहें तो 8 64, 8 एकम 8 से 14 है ना, 8 8 64 की 4, 8 एकम 8 से 14, तो ये इसका मतलब है 18 8 144 हो जाएगा। तो ये 0 है तो एक 0 यहाँ लगा दीजिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम क्लियर हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो लासा उसका 80 होगा। तो अब चलते हैं देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। क्वेश्चन नंबर
हम 103 देखेंगे, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 26:25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ये हम पहला ऑप्शन दिया 5%, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 6%, डी ऑप्शन 4%। तो इसमें हमको करना क्या है कि जैसे अगर हम मान लें, जैसे माना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज आपका मान लीजिए 50x है, तो 1 वर्ष का कितना होगा साधारण ब्याज? 25x होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 52x होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ब्याजों में अंतर देखें, ब्याजों में अंतर जो आएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 50x, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा वो साधारण 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर ध्यान दें, ब्याजों में अंतर कितना है? 2x है। अब हम देखेंगे कि 1 वर्ष के ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का जो हमने ब्याज निकाला था कितना था? 25x। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो में जो अंतर होगा वो 1 वर्ष का ये मूलधन कहलाएगा। ये अब इसमें देखिए तो 2x बराबर हो जाएगा 25x गुणित 1 गुणित r/100। तो x से ये x कट जाएगा, 25 चौको 4 आ जाएगा, 2 बराबर r/4। तो r की वैल्यू कितना आएगी? 2 गुणित 4 यानी कि 8%। तो जो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 8%। अब चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें आपको ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत था और क्यों गलत था, है ना। तो 104 सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है। बिंदु ए जो दिया गया है, एक 0,0, बी बिंदु 4,0, सी बिंदु 4,3 है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में, तो ये हमारा मूल बिंदु होता है। अगर ये प्लस वाई अक्ष होता है, ये माइनस का एक्स अक्ष और ये प्लस का एक्स अक्ष, ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब ये 0,0 कहाँ है? ये बिंदु यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। बी क्या है? एक्स अक्ष पे 4, तो ये बी बिंदु यहाँ पर होगा 4,0, ठीक। सी बिंदु है 4,3, यानी कि एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे यहाँ पर कहीं जब चलेंगे तो ये होगा 4,3, यानी कि इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हुई और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये इतनी, ये 3 है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अगर तो ये 3 है, ये 3 है, बाई एक्स पे 3 गए, तो ये 4 है, ये 3 है। तो इसका मतलब है ये जो होगा ये 5 होगी, क्योंकि अगर इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो AC की लंबाई जब निकालेंगे तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? बीच की दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो अगर हम इसमें x1 x2 इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, तो इससे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 0 है y1 y2, तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये लंबाई 4 आ गई, ये 3 आ गई, तो ये 5 आ जाएगी। तो AC का मतलब ये 3 का वर्ग 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 चौके 16, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 25, रूट ले लेंगे तो AC 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि विषमबाहु है, त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज भी है। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है समकोण विषमबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर जो 105।
अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है कि यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी कि समांतर होंगी कि प्रतिच्छेद करेंगी कि समपाती होंगी। तो जैसे मान लीजिए जब एकांतर कोण अगर बराबर है, ये कंडीशन दी है कि एकांतर कोण बराबर, एकांतर कोण का मतलब है जब दो ऐसी रेखाएं होती हैं और एक तिरछी कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर वो बता रहा है, ये कोण ये इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है तो ये जो एक तो अंदर जो जो रेखाएं हैं इनके अंदर आपके एकांतर कोण मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 माने, तो 2 और 3 एकांतर कहलाएंगे और 1 और 4 एकांतर कहलाएंगे। एक बात, अब इसके बाहरी वाले पार्ट में देखते हैं तो एकांतर कोण का मतलब एक इधर है और इसके एक ये इधर और एक इधर है तो एक ये इधर है, तो ये 4 ये बाहरी एकांतर कोण कहलाए और 4 आंतरिक एकांतर कोण कहलाए। और अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये जो रेखाएं हैं मान लीजिए L1 और ये L2, ये दोनों कैसी होती हैं, L1 और L2 एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कोई तीसरी करती है और एक उसके एकांतर कोण अगर बराबर है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, वो समांतर होंगी। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 106। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 में यदि a की पावर 2x प्लस 1 बराबर 11, a की पावर 11 जहां a इज नॉट इक्वल a ग्रेटर देन 0 तथा a इज नॉट इक्वल टू 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि a की पावर 2x प्लस 1 बराबर a की पावर 11 है। ये घातांक से संबंधित सवाल है, तो इसमें हमें सॉल्व क्या करना है। जैसे हमको दिया गया है a की पावर 2x प्लस 1 बराबर a की पावर 11, सिंपल सा है। देखो इसमें क्या है कि अगर आधार समान होते हैं तो ये घातें भी, ये वाली घातें समान होती है। क्या होता है, आधार समान तो घातें भी समान होंगी, घातें समान, आधार बराबर हैं समान है तो घातें भी समान। इसका मतलब है कि सीधा लिख दीजिए 2x प्लस 1 बराबर 11, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 ऋण 1 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन 0 दिया, बी ऑप्शन 1 दिया, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन हमारे पास ये 5 ऑप्शन दिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस बार जो पेपर आया है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। अगर इस बार टेट पास नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी, क्योंकि जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उनमें से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से 30 में 30 क्वेश्चन आए हैं, उससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया है ना। तो इसलिए देखते जाइए, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो ये कैसे आया है 106 का, ये डी ऑप्शन 5। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 107 नंबर 107 में देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है, यदि 3 की करनी x प्लस 1 बटे 3 की करनी x बराबर 4 दिया तो 3 की करनी x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 की करनी x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बताया था कि जब कभी भी आपको दिया गया हो a प्लस 1 बटे 1 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है, मान लीजिए एक a बराबर मान लीजिए आपने 3 की करनी x है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आंसर हो जाएगा a प्लस 1 बटे a बराबर दे दिया, इसने 4 दे दिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर दिखाए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस 1 बटे a का अगर होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 अपॉन a से ये कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर प्लस 2 बराबर ये हो गया 16 और 2 उस तरफ जाएगा तो बचेगा 16 ऋण 2, ये हो जाएगा 14, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह अगर हम इसको रख देते हैं, अगर a स्क्वायर करेंगे इसको तो देखो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 करनी x का स्क्वायर, 3 की करनी लगा है तो इसका मतलब है 1 बटे 3 का स्क्वायर, घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 बटे 3 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम एक्स स्क्वायर की घात 1/3 लिख दें तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 की करनी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर का मतलब ये होगा। तो वही पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर आ गया, 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 108 में क्या है कि 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इनकी जो 4 फेयर कॉइन्स हैं उनको एक बार एक साथ उछाले जाते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 हेड आते हैं। ठीक है, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें करना क्या है, देखिए 4 सिक्के हैं तो टोटल आउटकम्स यानी कि जो आपके आएंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गए। अब बात आती है कि 4 सिक्के हैं उसमें से तीन ठीक हेड आने की संभावना कितनी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इंटर लेवल का सवाल है, 4C3 बोलते हैं इसको। अब 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 हेड आना है, तो इसको हम अगर हल करेंगे तो एक फैक्टर का फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, एक ट्रिकी सवाल, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा दिए हैं, 3 और 3 ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब है कि 4 से 1 तक गिनती लिख दीजिए, 4 3 2 1, और यहाँ फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 से लेकर के 1 तक गिनती लिख दीजिए। तो ये वाले ये कट जाएंगे तो ये 4 इसका आ जाएगा। अब ये 4 तो इधर आ गया, इसका मतलब है कि 4 आना चाहिए कहीं, इसमें देखो कहीं पर है 4, ये 4 दिख रहा है, तो ये आंसर हमारा आने की संभावना है। अब इसमें 2 हेड, तो 2 हेड आने की, जब 2 हेड की बात करेंगे तो 2 हेड के आने आउटकम्स कितने होंगे, 11 होंगे। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का मतलब है जो आप चाह रहे हैं 4/11 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। पहले ही पे यहाँ 4 आ रहा था, इसका मतलब है कि 11 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, यदि x एक परिमित संख्या है जिससे x² एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा आवश्यक सत्य होगा। x सदैव एक पूर्णांक है, x अपरिमित संख्या है, गैर पूर्णांक परिमित संख्या है, या सदैव पूर्ण है। तो देखो जब भी x अगर परिमित संख्या है, ठीक, तो x² का मतलब होता है x गुणित x, ये x²। तो 2 परिमित संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमित संख्या होती है, तो ये अपरिमेय तो होगा ही नहीं। ठीक, एक बात ये होगी। अब गैर पूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, जैसे परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्णांक जो होती है परिमेय संख्याएं होती है ना, तो गैर पूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो ये वाला, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब बात आती है x सदैव पूर्णांक है, x सदैव एक पूर्णांक है, पूर्ण है, ये पूर्णांक है। अब प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, तो इसका मतलब है कि ये चीज इसमें सम्मिलित है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 109 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। चलते हैं सीखते हैं अब 110 क्वेश्चन। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में यदि कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण B बराबर 80 डिग्री है तो कोण D का मान ज्ञात करना है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या है कि एक प्रमेय होती है कि सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि सम्मुख का मतलब है ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। अब कोण B की वैल्यू हमको पता है 80 अंश है, तो कोण D की हम निकाल सकते हैं। तो D उस तरफ चला, 180 उधर उस तरफ जाएगा, ये 80 इस तरफ जाएगा, तो 180 में से घटेगा तो कितना डिग्री बचेगा, 100 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि जो D की वैल्यू
इसमें सी की वैल्यू भी पूछ सकता था क्योंकि इसमें ए की वैल्यू दी गई है। तो अगर हम सी की वैल्यू अगर कौन सी पूछता तो हम 180 में से 70 घटाते तब हमारा 110 अंश होता। तो इसमें डी कौन डी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ, तो इसलिए हमारा कितना अंश होगा, 100 डिग्री होगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, यदि पीए बराबर 3 सेंटीमीटर और पीबी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पीटी का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 36 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 9 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है, ये फिगर आपको दिया गया पेपर में, इसमें पीटी की लंबाई निकालना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, जबकि पीए पीबी और पीए की वैल्यू दी है। तो इस प्रकार के हमने ये प्रमेय होती है कि जो पीटी का स्क्वायर बराबर होता है वो पीबी इंटू पीए होता है। ठीक है, अगर यही फिगर में इस प्रकार से होता कि इस प्रकार से अगर कट रहा होता और यहाँ, तब हमारी वही जो कंडीशन यहाँ लगाई, जैसे पी और यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमारा ये हो जाता पीसी गुणित डीसी बराबर पीबी गुणित एबी। अगर इस तरीके का फिगर दिया होता तब ये कंडीशन लगती, क्योंकि अब ये सेम है, ये वाली हटा करके इसको यहाँ कर दिया गया तो ये दोनों ये और ये, तो ये पीटी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है ये पी कितना है 12 दिया गया और ये दिया 3, तो 12 36 हो गया, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो पीटी की भी लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, 36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक पद ये बन जाता है, यानी कि केवल एक पद हो जाता है, सारे पद खत्म हो जाते हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एक कंडीशन ए की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस ये मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, तो इससे ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2x और ये x ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें ax माइनस 3x बचा, इन दोनों में x कॉमन है, अगर हम x बाहर लेते हैं तो a माइनस 3 होगा, ये हो गया 3x स्क्वायर। अब आप देखिए एक पद का मतलब ये होगा कि x का जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये 0 अगर हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो एक पद ये हो जाएगा, ये है ना। इसका मतलब है कि इसको अगर हम a माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ बी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है, यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि एक संख्या है वो दूसरी का 17/20 है, तो ये पहली संख्या कितने परसेंट है, तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, 17/20 गुणित 100 कर दीजिए, 20 से काट दीजिए, 20 पर 100, 17 5 85, बस हो गया, प्रतिशत में बदलना था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक बेलन है, इस तरीके का सिलेंडर, ठीक है, इस तरीके का एक बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय का मतलब है ये वाला क्षेत्रफल भी होगा और नीचे जो दो सर्कल है इनका भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो जो वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसमें अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एच धन आर हमारा बचेगा अंदर, इसमें वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 7, ये 7 7 कट जाएगा तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा और 10 7 17 हो जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 70 चौको 68 6, 70 चौको 68 और 6 8, 68 और 6 8 6 14 74, ये आपका 748 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में क्या मूल्यांकन करना है अंडर 13 धन 4 अंडर 10। तो इसका मतलब है कि ये अंदर वाली संख्या है इसका वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बनेगा तभी ये अंडर रूट हटेगा। होल स्क्वायर बनेगा तो किसका बनेगा, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 9 4 13, 9 चौको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 9 चौको 36, 6 बाहर आ जाएगा 6, तो 13 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 25 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे तो जो कि यहाँ पर ऐसा है नहीं। अगर इसका वर्ग करते हैं तो इसमें 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 8 5 13 तो ये हो गया। फिर 2ab करेंगे तो 2ab का मतलब 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10, तो ये 10 मिल गया, 4 मिल गया। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इसको डिटेल में समझ लीजिए। इसको करना क्या है, जैसे ये 13 है, या 2 इंटू 2 अंडर रूट 10 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 13 है प्लस इसको 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2ab। इसका मतलब ये हो गया, तो ये 2 अंडर रूट 2 का ये होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। इसका मतलब ये हो गया ये 2 रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का ये होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर बनेगा तो ये अंडर रूट ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि इसको आपको ऐसे होल स्क्वायर बनाना है, या दी हुई संख्याओं का होल स्क्वायर कर दीजिए और देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा अंदर वाली संख्या, तो बात वही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड ज्ञात करो। क्योंकि ये जो वीडियो पिछला हमने बनाया था, ये इस प्रकार की जो आइडेंटिटी थी क्यू वाली, उसमें आइडेंटिटी अलजेब्रिक जो सर्व समीकरण थी, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सेम टू सेम सॉल्व कराया था और उसका आंसर भी हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में लिखना है आपको एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, अगर इसकी वैल्यू उसने कह दी है 0 है, तो अब देखो ये जरा 0 इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू आई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, इसकी वैल्यू हमारी 0 आई है, क्योंकि वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो ये पूछता एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू बताओ, तब आप कह देते कि माइनस का इधर चला जाएगा तो ये भाई 3, तब हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो इसके बराबर तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 0 सही होगा इसका, एकदम एक्यूरेट। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या है, यदि x और y परमेय है पर x y अपरमेय है। वो ये कह रहा है कि जैसे दो संख्याएं हैं, वो परमेय संख्याएं, एक x और एक y है, तो अगर अब वो कह रहा है कि अगर पर x y अपरमेय है तो क्या ये सत्य है, क्या सत्य है, इनमें से 4 ऑप्शन है, दोनों अपरमेय हो सकती, दोनों परमेय, लेकिन दोनों अपरमेय, क्योंकि वो कह रहा है x और y परमेय है, पहली कंडीशन तो ये दे रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि दोनों अपरमेय हो जाए, दोनों परमेय हो, क्योंकि दोनों परमेय अगर हैं, ये तो वो कह रहा है ना कि x और y दोनों परमेय हैं, तो उनका गुणनफल परमेय होता है, कोई दो परमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय होती है, तो ये दोनों का जो गुणनफल है ये वाला, ये वो कह रहा है अपरमेय है, तो ये दोनों ये परमेय तो हैं, ये बात सही है, लेकिन वो कह रहा है ये इन दोनों का गुणनफल जो अपरमेय है, क्या ये सही है कि नहीं है,
तो इसका मतलब है कि ये चीज दोनों परमेय है, यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। क्या एक परमेय तो है नहीं कि एक्स और वाई दोनों परमेय संख्या है। इसका मतलब है कि अगर दो संख्याओं का अगर हम दोनों संख्या परमेय हैं तो ये दोनों पर संख्याओं के परमेय, ये गुणनफल भी क्या होता है, एक परमेय होता है, परमेय होता है। तो ये अपरमेय होना संभव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसमें, एक्यूरेट। अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 118। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है। यदि x प्लस वाई बराबर 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। एल्जेब्रिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइडेंटिटीज आप लोगों को हम बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसी पे आधारित क्वेश्चंस हैं। अगर x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है, अगर हम इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 81। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 65, यहाँ 65 रख देते हैं। 2xy बराबर 81, तो 2xy बराबर 81 माइनस 65, घटाएंगे तो एक की माने 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 बचा। तो एक्स वाई बराबर ये 2 जो है इधर जाएगा तो नीचे भाग हो जाएगा, दुर्गुण 8 कट जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही आ गया है ना। तो पहला ऑप्शन सही होगा, ये आपका 119 जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो आपका है वो 8 सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो का। तो आप लोग निश्चित है कि वीडियो को कमेंट जरूर कर रहे हैं और शेयर भी जरूर कर रहे होंगे, और सब्सक्राइब जो है जिसने नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम आपको बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे। चलते सीखते क्वेश्चन 120। नंबर 120 में क्या है कि डेटा दिया है 10, 15, x, 25, 30 का माध्यिका 20 है, तो x ज्ञात करो। तो चूंकि डाटा हमारे पास दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 10, 15, फिर x, फिर 25, फिर 30, इसका मतलब बढ़ती हुई क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि आरोही क्रम में ये दिया गया। इसकी माध्यिका ज्ञात कर। तो डाटा कितने, 1, 2, 3, 4, 5, n की वैल्यू 5 दी है। अगर संख्या n की वैल्यू, पदों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n प्लस 1/2 पद। ठीक, माध्यिका ये होती है। तो 5-1/2 पद, तो ये होगा छठवां पद, छठवां 6/2 पद। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30वां पद। और माध्यिका कितनी दी है, 20। तो जो 30वां पद क्या है, तीसरा पद, इसमें x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये x है, ये 20 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो स्वाभाविक है कि जब माध्यिका आपको दी गई है या माध्यिका निकालनी हो किसी भी डाटा की, तो अगर विषम पद है तो उसको आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच का जो पद होगा वही उसकी माध्यिका कहलाएगी। अगर सम पद है तो बीच के 2 पद, आधे पद यहाँ छोड़ दीजिए, आधे पद यहाँ छोड़ देने के बाद बीच के दो पद बचेंगे, उनको जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो फिर वो उसकी माध्यिका निकल आती है। तो माध्यिका निकालने का डाटा जो संख्यात्मक है वो ये दिया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी जो वीडियो हमने आपके जो यूपी टेट वो जूनियर का स्तर का जो था, 30 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करके समझाया है कि एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे आप मैच कर सकते हो। 100% सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखा गया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट थे और स्वाभाविक है, अच्छे क्वेश्चन थे। जिस लेवल का जूनियर स्तर का था, तो जो आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं 6, 7, 8 की, यूपी जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो किताबें चल रही हैं, अगर उन किताबों को आपने अच्छी ढंग से पढ़ा होता, 6 से लेकर के 8 तक किताबें, तो जूनियर के स्तर का कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो कि आपसे ना सॉल्व हो। साथ ही साथ 19 एनसीईआरटी किताबों को लेकर के हम
वीडियो भी हमने बनाए थे, तो उस वीडियो में भी सारे क्वेश्चनों को मैच कराया गया है। तो इस यहाँ तक आप लोगों ने जो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।